हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सीटेट का एक स्पेशल क्लास जिसमें हम इंग्लिश सेक्शन को पूरा करने वाले हैं, जो कि भाषा 1 या भाषा 2 दोनों में हो सकता है। अगर आप बाकी अदर टीटी एग्ज़ाम्स या केवीएस एनवीएस या बाकी अदर यूपी टेट एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं ना, तो ये लैंग्वेज का सेशन आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब इस सेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रीडिंग सेक्शन यानी कि पैसेज को दिया हुआ है, इस पैसेज का वर्कआउट दिया हुआ है। सबसे पहले टॉप में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, आपको डायरेक्शन क्या बोल रहा है, डायरेक्शन में क्या बोल रहा है इसको पहले हम समझते हैं। डायरेक्शन में आपको बोल रहा है डायरेक्टली कि 121 से 128 तक देखिएगा। देखिए रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। यानी कि ये डायरेक्टली बोला है कि एक पैसेज जो दिया हुआ है इस पैसेज को थॉरली अच्छे से पढ़िए और इसके बेस पर जो 121 से 128 तक के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, इसको अच्छे से पूरा कीजिए। मतलब एक ऑप्शन को चुनिए जो कि आपका करेक्ट है यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस है। अब देखिए जो पैसेज वाला सेक्शन होता है ना, तो हम ये कभी नहीं कर सकते इसे लॉन्ग। हम पैसेज को अगर पढ़ेंगे ना तो ये पैसेज हमारा टाइम किलिंग होता है, यानी कि इस पैसेज को थॉरली पढ़ने से हमारा टाइम बहुत काफ़ी किल होता है, टाइम हमारा बहुत काफ़ी वेस्ट होते हैं। और इसीलिए अगर हम टाइम को बचाना है तो हमें पैसेज को पढ़ना नहीं होता। पैसेज का वर्कआउट किस बेस पे होता है उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अब देखिए इस डायरेक्टली क्वेश्चन को देखेंगे तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास हम करते हैं। दिया है क्वेश्चन आपका 121 ये बोल रहा है कि फिच इम्ब्रेस्ड जो ट्रेडिशन द वर्ड इम्ब्रेस्ड हियर मीन्स। अब एक क्लॉज जो दिया है फिच इम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन, यानी कि एक क्लॉज के बेस पर जो दिया है फिश इम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है यानी कि इम्ब्रेस्ड, इसका मतलब क्या होता है। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी कि दिया है कि प्लेस्ड, फॉलोड, डिस्यूड और परफॉर्म्ड। अब इनमें से क्या होगा। तो एक चीज़ तो समझिएगा कि पहले ये तो हम समझें कि इम्ब्रेस्ड यानी कि जो क्वेश्चन आपका 121 दिया हुआ है इसका पैसेज से उतना कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टली आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा है कि इम्ब्रेस्ड का मतलब क्या है, इम्ब्रेस्ड का सानोनिम क्या होगा, यानी कि इसके समान अर्थ वाले दूसरे शब्द कौन होंगे। अब इम्ब्रेस्ड का एक रियल मीनिंग होता है गले लगाना, यानी कि किसी को मतलब अनुसरण करने के सेंस में होता है। लेकिन हम थोड़ा सा लेट मी चेक मतलब चेक एक बार कर ही लें पैसेज से देखकर। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इम्ब्रेस्ड का यूज आखिर हुआ कहाँ पर है। यानी कि सबसे पहले टॉप में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पैसेज को। द रिचनेस ऑफ अवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केम फ्रॉम लिविंग अ लाइफ विच एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन। हाँ समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि विच एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन। पहले देखिए द रिचनेस ऑफ अवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केम फ्रॉम लिविंग लाइफ, यानी कि उसके जो बाल्यावस्था की जो अनुभव थे ना, बाल्यावस्था को जीने का जो सलीका था, उसकी जो समृद्धि थी ना, विच एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन ऑन द वन हैंड, यानी कि एक तरफ उसने अपनी सोसाइटी में रहने वाले हर एक ट्रेडिशनल रूल्स को, नियम को उसे फॉलो करने थे, यानी कि इम्ब्रेस करने थे, गले लगाने थे। इम्ब्रेस का रियल सेंस होता है उसको अनुसरण करना, उसको मानना, उस पर कन्विंस्ड होना, मतलब उस पर मतलब अपनी कंसेंट यानी कि अपनी एग्रीमेंट देना, और यानी कि उससे सहमत होने के सेंस में। एंड ऑन द अदर हैंड had exposure to the world of the change of questioning and questioning on the other, यानी कि सामाजिक गतिविधियों को अनुसरण करना, यानी कि जो भी समाज में चल रहा है उसको फॉलो करने के सेंस में। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम देख सकते हैं जो इम्ब्रेस्ड एक वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में पूछा है। अब देखिए इम्ब्रेस्ड का रियल सेंस आया है फिच इम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन, यानी कि ट्रेडिशन को फॉलो करने के सेंस में बात हो रही है। अब प्लेस्ड की तो बात हो नहीं रही, मतलब प्लेस्ड मतलब खुश के सेंस में तो बात हो नहीं रही है। डिसयूज्ड ये तो बात हो नहीं रही है। परफॉर्म पूरा करने की बात नहीं हो रही है। इम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन कहने का मतलब जो रीति रिवाज है, जो सामाजिक जो मतलब नियम कानून है ना, उसको फॉलो करने के सेंस में। एंड दैट्स वाई आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि फॉलोड। इम्ब्रेस्ड का रियल सेंस फॉलोड के अर्थ में है। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 122। अब 122 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन एग्जाम्पल बाय ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज। ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज, द वर्ड ओवरकमिंग मीन्स। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है जो ओवरकमिंग, इसका मतलब क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। ओवरकम का रियल सेंस होता क्या है, अगर इसके हिंदी अर्थ की बात करें ना, ओवरकम का मतलब होता है जैसे
किसी चीज़ पर मतलब हावी होने के सेंस में, यानी कि कामयाबी पाने के सेंस में होता है। लेकिन हम एग्जाम्पल के बैकग्राउंड से देखते हैं। देखिए हम क्या होता है, शुरू में हम देखते हैं क्या है कि हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, हर फादर प्रोग्रेसिव आइडियाज़, इसमें कहाँ पर है, हम देख रहे हैं उसको, जो कि एग्जाम्पल आपका मिला हुआ है ओवरकमिंग के सेंस में। एंड ओवरकम के सेंस में आपको पैसेज में कहीं यूज़ तो हुआ होगा, और ओवरकम का यूज़ किस तरीके से होता है। हाँ देखिए दिया है यहाँ पर कि गिरजाबाई मतलब गिरजाबाई हर मदर वाज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस थ्रू आउट हर चाइल्डहुड एंड यूथ हु सेट एन एग्जाम्पल बाय ओवरकमिंग ऑल डिफ़िकल्टीज विदाउट मर्मर। अच्छा, सारे डिफ़िकल्टीज़ पर ओवरकम करते हुए, ओवरकम कहने का मतलब होता है मतलब कामयाबी पाने के सेंस में, मतलब हर डिफ़िकल्टीज़ को पास करते हुए, क्रॉस करते हुए। ओवरकमिंग का सेंस यहाँ पर जा रहा है आपका। अच्छा, सबसे पहला वर्ड है कॉन्क्वेयर। अच्छा, कॉन्क्वेयर मतलब होता है विजय प्राप्त करना, यानी कि अपने डिफ़िकल्टीज, अपने डर पर काबू प्राप्त करना, कामयाबी प्राप्त करना, यानी कि विजय प्राप्त करने के सेंस में। ये तो सही लग रहा है। बी नंबर ओवर बियरिंग, हालांकि ओवर बियरिंग के सेंस की बात हो नहीं रही है। रीचिंग, पहुँचने की बात हो नहीं रही है। नॉट कमिंग, ये तो नेगेटिव है। मतलब सबसे पहला वर्ड आपको सबसे बेटर दिख रहा है कॉन्क्वेयरिंग, यानी कि जो ए नंबर ऑप्शन है वो आपका सही होगा, क्योंकि ओवरकमिंग का मतलब ही होता है कामयाबी पाने के सेंस में, विजय प्राप्त करने के सेंस में। तो हर डिफ़िकल्टीज पे वो विजय प्राप्त करती थी। 23rd नंबर जो क्वेश्चन है कि लिविंग अ लाइफ विच एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन, इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड जो विच है ना, इसके बारे में कुछ सवाल करेगा, यानी कि विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड, यानी कि जो अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है ना यहाँ पर विच जो है ना, विच पार्ट्स ऑफ अ स्पीच के अकॉर्डिंग कौन सा है, मतलब किस पार्ट में आता है। अब देखिए एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि ये विच के बाद में आने वाला जो वर्ड है ना वो आपका वर्ब एम्ब्रेस्ड है, और जब किसी WH वर्ड के बाद में अगर कोई मेन वर्ब आता है ना, तो ये जो WH क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं वो विच व्हाट व्हेन, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। मतलब ये प्रोनाउन की तरह यूज में आया है इस क्लॉज में, इस क्लॉज में ये प्रोनाउन की तरह यूज में आया है, क्योंकि जब विच के बाद में डायरेक्टली अगर कोई वर्ब आया है ना, तो विच ये प्रोनाउन का काम किया है, यानी कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका ए नंबर ऑप्शन यानी कि प्रोनाउन का होगा, यानी कि विच इसमें प्रोनाउन का वर्क किया हुआ है। नेक्स्ट जो 124 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या दिया है 24 नंबर 124 क्वेश्चन जो दिया है कि विच टू कंट्राडिक्टरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस डिड कमला देवी हैव इन हर चाइल्डहुड, यानी कि कमला देवी जो अपने बचपन अवस्था में किस तरह के दो कंट्राडिक्टरी एक्सपीरियंस को उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था। बचपन में बाल्यावस्था में क्या क्या चीज़ उन्हें बहुत काफ़ी उकसा रहा था। अब चाइल्ड लाइक एन एडल्ट, हालांकि ऐसा तो था नहीं कि बचपन अवस्था में एक एडल्ट की भी फीलिंग हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं कि हम बच्चे हैं और बहुत काफ़ी बूढ़े की तरह हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। सोशल एंड इंडिविजुअल, सामाजिक और व्यक्तिक विचारधारा की बात नहीं हो रही है। हाँ एक चीज़ है क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग, यानी कि सामाजिक गतिविधि को देखते हुए बहुत काफ़ी उनके पास में सवाल होते थे और बहुत काफ़ी क्वेश्चनिंग, यानी कि कुछ क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन होते थे ना, जो इनके पास में जो प्रॉब्लम होते थे या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसको रिस्पॉन्स, उसके रिप्लाई को क्वेश्चनिंग करते थे। क्वेश्चनिंग मतलब होता है तलाश करने के सेंस में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो 125 है कि हर फादर डिड नॉट बिलीव इन, उनके पिताजी बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, क्या चीज़। हालांकि उनकी जो दादी माँ जो थी ना वो बहुत काफ़ी एक मोटिवेटेड गाय थी, मतलब मोटिवेटेड ग्रैंड मदर थी, और इतने मोटिवेटेड थी ना कि वो हर किसी प्रॉब्लम को, डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए बहुत काफ़ी आगे रहती थी। लेकिन जो वही फादर जो थे ना, फादर को देखा जाए, फादर की गतिविधि क्या थी, वो कभी विश्वास नहीं करते थे किस इसमें। पहला है कि अलाउंग चिल्ड्रेन टू ज्वाइन द एडल्ट्स इन द, अच्छा बच्चे को एडल्ट को ज्वाइन करने की एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन नहीं देना चाहते थे, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है कि बच्चों को एडल्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। फीमेल, अच्छा फीमेल एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। रिमूविंग ब्राह्मिकल रिस्ट्रिक्शंस, अच्छा ब्राह्मिकल रिस्ट्रिक्शंस इसको हटाने की बात नहीं की जा रही है। इसमें जो डी नंबर ऑप्शन है ना, गिविंग फ्रीडम टू चिल्ड्रेन, यानी कि उनको ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था कि बच्चों को हम बहुत काफ़ी अधिक फ्रीडम दे दें, यानी कि बहुत काफ़ी हम उन्हें स्वतंत्र कर दें किसी भी काम को करने के लिए।
उनको लगता था कि सामाजिक जो गतिविधियां हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बंद के रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रहते हैं ना, तभी हम सामाजिक परिवेश में हम रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। देखिए जो 126 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जब सबसे टॉप पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है उनके ग्रैंड मदर के बारे में। अब ग्रैंड मदर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या दिया है उसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले टॉप में देखेंगे हम क्या दिया है कि सी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। अच्छा, ये तो था ही, मतलब वो कभी सोशल क्रिटिसिज्म, सोशल मतलब सामाजिक आलोचक लोगों से, निंदा करने वाले लोगों से कभी डरती नहीं थी। ये तो ऑप्शन सही है। अब इसमें पूछा है नॉट। अब जहाँ नॉट लिखता है ना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, उसको बड़े सावधानी से पूरा करना होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है ग्रैंड मदर के बारे में। अब देखिए अगला जो दिया है बी नंबर के सी ट्रेवल अनएस्कॉर्टेड, यानी कि बिना किसी सपोर्ट का, बिना किसी डर भय का वो घुमा करती थी, मतलब ट्रैवल किया करती थी। सी बिलीव्ड दैट वीमेन शुड लीड सिक्योर लाइफ। हाँ, ये हम कह सकते हैं सी नंबर ऑप्शन कि सी बिलीव्ड, यानी कि वो विश्वास करती थी कि वीमेन शुड लीड सिक्योर लाइफ। अच्छा, दादी माँ का ऐसा मानना कि औरत को ना अपने सिक्योर लाइफ को जीना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ही सुरक्षित लाइफ को जीना चाहिए, यानी कि बिना किसी रिस्क का, ये नहीं था। वो मतलब ऐसी नहीं थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स वाली लेडी थी। अब जो पूछा है नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है, तो हम कह सकते हैं सी नंबर ही करेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा पसंद नहीं था ना कि औरत को बंद कर रहना चाहिए और उन्हें सिक्योर लाइफ ही सिर्फ जीना चाहिए, ऐसा नहीं था। अब सी नंबर ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, यानी कि आंसर पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 127 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हर मदर, यानी कि मदर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था, यानी कि सही था। देखिए सी प्रिफर्ड स्टडीज टू स्पोर्ट्स, यानी कि स्टडीज टू स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स के बारे में स्टडीज़ करना उन्हें पसंद था। ऐसा तो था ना, मतलब स्टडीज़ करना ज़्यादा पसंद था स्पोर्ट्स के अलावा। सी डिड नॉट बिलीव इन एडल्ट लिटरेसी, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। सी स्ट्रगल थ्रू लाइफ स्माइलिंगली, हाँ एक चीज़ तो ज़रूर है कि सी स्ट्रगल्ड थ्रू लाइफ स्माइलिंगली, यानी कि पैसेज में जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक चीज़ कंटेस्ट जरूर दिया हुआ है कि वो बिना किसी सपोर्ट का और बिना डरे बहुत काफ़ी ट्रैवल किया करती थी और हर एक सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया करती थी। अगर जहाँ कहीं सुपरस्टिशन की बात हो रही है, अगर जहाँ गलत बात हो रही है, उसके लिए वो फाइट करती थी, उसके अगेंस्ट में खड़ी होती थी। और वो बहुत काफ़ी उसने स्ट्रगल भी किया था अपने लाइफ में, बहुत काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ उनका था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सी स्ट्रगल थ्रू लाइफ स्माइलिंगली, यानी कि स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए अपने लाइफ को वो स्माइल करते हुए, यानी कि वो जीती है, अपने लाइफ को जीती है। नेक्स्ट, ये तो सही है, लेकिन हाँ डी ऑप्शन भी थोड़ा पढ़ ले रहे हैं। सी ऑब्जर्व फेथफुली ऑल द सोशल कस्टम्स, यानी कि सारी सामाजिक रीति रिवाज को वो ऑब्जर्व करती थी फेथफुली। हाँ ये तो है, बट सी नंबर आप बेटर है और इसीलिए सी के साथ हम जाने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन के स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिया है कि कमला देवीज मदर रीड टू देम फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, कमला देवी की जो मॉम थी ना, मम्मी जो थी ना, वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को पढ़कर सुनाती थी कि सामाजिक गतिविधि में क्या क्या चीज़ बदलाव होते रहे हैं और न्यू वर्ल्ड जो है इसका ट्रेंडिंग किस ओर चल रहा है, इसका ट्रेंड्स क्या है, किस तरह बदल रहा है। बी नंबर है कि म्यूजिक वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट कम्फर्ट टू हर। हाँ म्यूजिक से उनको बहुत काफ़ी लगाव था, म्यूजिक सुनना अच्छा था। उनका मानना था कि म्यूजिक एक ऐसा टूल्स है जो हमारे हार्ट को प्योर कर देता है और हमें शांति देता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। अब इसमें ऑप्शन हम देख सकते हैं कि ए नंबर जो कि दिया है कि बोथ ए एंड बी आर राइट, यानी कि ए और बी दोनों इसमें सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे देखते हैं। तो एक और पैसेज आपको दिया हुआ है, एक और पैसेज का वर्क इसमें दिया हुआ है जो कि 129 से 135 तक क्वेश्चन हैं। अब इसमें कुछ बोला हुआ है,
अब देखिए इस पैसेज को भी थोड़ा सा अच्छे से अगर हम देखें तो ये पैसेज दिया है कि द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन इंडिया थ्रू अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल, यानी कि जो इंडिपेंडेंस जो था ना, स्वतंत्रता जो था ना इंडिया में, बहुत काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड यानी कि बहुत काफ़ी लंबी स्ट्रगल के बाद में ये हमें स्वतंत्रता आज़ादी मिली थी, ड्यूरिंग विच द फार साइटेडनेस ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट रिजल्टेड इन गिविंग द फाइनल शेप इनटू द सोशल एंड इकोनॉमिकल गोल्स टू बी अचीव्ड आफ्टर फ्रीडम। यानी कि बहुत काफ़ी सामाजिक गतिविधि में संघर्ष करना, क्रांतिकारी लड़ाई लड़ना, और वैसे लोग जो फार साइटेडनेस थे यानी कि दूरदृष्टि वाले लोग जो थे ना, उन्हीं की मतलब एक करतूत से, क्रांतिकारी स्टेप से ना हमें आज़ादी मिली थी। इस पैसेज को पूरा हम पढ़ें उससे ज़्यादा बेहतर है ना कि हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को हम देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 129 में बोला है कि फाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड द स्कोप। देखिए द वर्ड डिटरमाइंड मीन्स, यानी कि एक वर्ड आया है आपका डिटरमाइंड। अब डिटरमाइंड का मतलब मीनिंग होता है क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पूछा है कि डिटरमाइंड का मतलब क्या है। अब देखिए, अब जी क्वेश्चन दिया है ना, तो बेसिकली हम दो तरीके से देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये पैसेज से लिया तो गया है वर्ड, बट फिर भी इसके आपके कॉमन सेंस को भी टेस्ट करने का प्रयास करता है, यानी कि डिटरमाइंड के समान अर्थ वाले दूसरे शब्द कौन से हैं। ऑप्शन दिया है प्रीफर्ड, इस्टेब्लिश्ड, रिजेक्टेड एंड डिक्लेयर्ड। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं पैसेज में, क्योंकि पैसेज में डिटरमाइंड का यूज़ किस तरीके से यूज हुआ है, हम इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास हम करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे। द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन इंडिया थ्रू द प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल ड्यूरिंग विच द फार साइडेडनेस ऑफ द लीडर्स फ्रीडम मूवमेंट रिजल्टेड इन द गिविंग द फाइनल शेप टू द सोशल एंड इकोनॉमिकल गोल्स टू बी अचीव्ड आफ्टर फ्रीडम। देखिए द विजन मतलब कहाँ पर है, इसको हमें जोड़ना है कि अगर ये वर्ड कहीं, हाँ देखिए तो देखिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड द स्कोप एंड क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल freedom for millions. The quality of freedom depends on increased work and production in the factories. देखिए इसमें जो आपका लाइनिंग स्टार्ट है ना, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इट हैज़ बीन एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एक फेथ यानी कि विश्वास की एक आर्टिकल था अमॉन्ग्स द पॉलिसी प्लानर्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो पॉलिसी को प्लान कर रहे थे ना उनके हिसाब से। पर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड, यानी कि मतलब आर्थिक जो मजबूती था ना उसने सुनिश्चित किया, यानी कि उसने फिक्स किया था। अब मतलब सुनिश्चित करने के सेंस में, यानी कि फिक्स करने के सेंस में बात हो रही है। देखिए अब देखिए प्रीफर्ड, हालांकि डिटरमाइंड के सेंस वाला प्रीफर्ड मतलब नहीं, प्रीफर्ड का मतलब पसंद होने के सेंस में है, जबकि डिटरमाइंड कहता है कि सुनिश्चित करना, यानी कि कोई पॉइंट फिक्स करना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फिक्स करने, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को फिक्स करने के बारे में बात हो रही है। रिजेक्टेड, हालांकि रिजेक्ट की बात नहीं हो रही है, प्रीफर भी गलत होगा। इस्टेब्लिश्ड, हाँ इस्टेब्लिश्ड हम कह सकते हैं, डिक्राइड ये तो नहीं होगा, यानी कि हम ऑप्शन नंबर आपके सी के साथ जाएंगे इस्टेब्लिश्ड, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो था ना उसको इस्टेब्लिश्ड किया गया, यानी कि डिटरमाइंड किया गया इस स्कोप को। ठीक है कि अगर हम फ्रीडम मूवमेंट की लड़ाई लड़ते हैं, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो हमें दो तीन तरीके से मजबूती आने वाला है। इकोनॉमिकल देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमारी मजबूती होगी, इसको फिक्स करके लोग उन्होंने लड़ाई लड़ती, इस गोल को अचीव करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 130 दिया है कि आवर सोशल एंड इकोनॉमिकल गोल, हमारी सामाजिक एंड इकोनॉमिक गोल, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य के बारे में क्या बोला है। अब देखिए जो अंडरलाइन वर्ड है आपका यहाँ पर जो दिया है एंड, अब पूछा है एंड के बारे में कुछ सवाल कि जो एंड है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज, यानी कि अंडरलाइन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि आवर सोशल एक फ्रेज है, इकोनॉमिकल गोल एक फ्रेज है, इन दोनों फ्रेज को जोड़ने वाला एक वर्ड जो है एंड, और जब दो वर्ड या दो फ्रेज को, दो क्लॉज को या दो सेंटेंसेस को जो जोड़ने वाले जो टूल्स होते हैं ना, उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली हम समझते हैं। इस क्वेश्चन का इस पैसेज से कोई उतना मतलब नहीं था, आपके बेसिक नॉलेज को टेस्ट कर रहा था। एंड एक कंजंक्शन है क्योंकि दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को या तो दो फ्रेज को ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 131 जो सबसे टॉप पे देख सकते हैं राइट साइड में दिया है कि इन द इंडियन कंटेस्ट द कंसेप्ट ऑफ, द वर्ड कंसेप्ट मीन्स, अच्छा कंसेप्ट का मतलब क्या होता है
कंसेप्ट का मतलब अगर रियल सेंस में अगर हम देखें, कंसेप्ट क्या होता है? एक अवधारणा, एक विचारधारा, अपनी एक ओपिनियन के सेंस में होता है। पहला दिया है केयर, हालांकि केयर तो हम नहीं कहेंगे। इंसेप्शन, हालांकि इंसेप्शन की भी बात नहीं है। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता के सेंस में, हालांकि उत्सुकता की बात नहीं हो रही है। इसमें बात किस चीज़ की हो रही है? कंसेप्ट की बात। मतलब कंसेप्ट का मतलब होता है एक विचारधारा, एक ओपिनियन, एक आइडियाज़। हाँ, इसमें डी नंबर ऑप्शन जो दिया है आइडिया, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। यानी कि कंसेप्ट या मतलब आइडिया के सेंस में होता है, यानी कि कंसेप्ट का मतलब आइडिया के सेंस में। इस क्वेश्चन को अगर पैसेज को अगर देखते हैं, फिर भी पैसेज से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि ये कॉमन सेंस को आपको टेस्ट कर रहा है। यानी कि प्रीवियस नॉलेज आपके पास में कितना है वर्ड का। नेक्स्ट जो 32 नंबर है कि द इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंस जो था, आज़ादी जो कि इंडिया में अचीव किया गया, वो किस लिए, उसका क्या पर्पज़ था? थ्रू वायलेंट मीन्स, यानी कि बहुत काफ़ी उग्र, यानी कि बहुत काफ़ी लड़ाई की वजह बाद में तरीके से, हालांकि ठीक ही है। बाय मेकिंग यूज ऑफ एवरी रिसोर्स अवेलेबल, सारे रिसोर्स अवेलेबल करके, मतलब सारे रिसोर्स हम अवेलेबल कैसे कर पाएंगे? हम उतने रिसोर्सेज तो हमारे पास में थे ही नहीं। थ्रू लॉन्ग स्ट्रगल, हाँ एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जो अचीव्ड किया गया ना, ये बहुत काफ़ी लंबे स्ट्रगल की वजह से, क्योंकि डायरेक्ट ही आप देखिए पैसेज को पढ़े होंगे तो डायरेक्ट दिया है कि इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन इंडिया थ्रू अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल, यानी कि बहुत काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद में। अब प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल को बोला है कि बहुत काफ़ी स्ट्रगल के बाद में, तो हम डायरेक्टली हम देखें ऑप्शन नंबर आपका सी जा रहा है, थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत काफ़ी बड़े संघर्ष के बाद में हम लोगों को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट ऑप्शन है डी नंबर की बाय सेल्फ रिलायंट लीडरशिप। अच्छा, सेल्फ रिलायंट लीडरशिप के बेस पर, ऐसा तो था नहीं कि लीडरशिप के बेस पर ही हम सिर्फ जीते हों, ऐसा नहीं था, बहुत काफ़ी लंबी स्ट्रगल हुई थी। 33 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है 133 कि आवर लीडर्स विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज बेस्ड ऑन, हमारे लीडर का जो ऐसा विजन था ना कि स्वतंत्र इंडिया, ये किस बेस पर था? इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, यानी कि इकोनॉमिक यानी कि सेल्फ रिलायंट था, ऐसा तो था नहीं। हमारे देश में जितने सारे समृद्ध थे ना, समृद्ध चीज़ें थी ना, वो सारे चीज़ लूट कर अंग्रेज लोग लेके चले गए थे। इकोनॉमिकल सेल्फ रिलायंस तो था नहीं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अच्छा एम्प्लॉयमेंट का डाइवर्सिफिकेशन हो जाना, यानी कि जो उद्योग जो है ना, यानी कि जो रोज़गार है उनका डाइवर्सिफिकेशन हो जाना, इससे थोड़ी ना होता है कि विजन इंडिपेंडेंट का जो बेस था। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, अच्छा फॉरेन गुड्स को भी हम नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस, अच्छा डिफेंस फोर्सेस का डेवलपमेंट इससे हमें गेन हुआ, ऐसा नहीं कर सकते। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स ये भी सही नहीं है। डाइवर्सिव एम्प्लॉयमेंट भी नहीं। हाँ एक चीज़ कर सकते हैं हम, एक चीज़ हमें लग रहा है, देखिए ए नंबर ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना एक चीज़, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घेरे में रखते हैं, इसलिए कि 133 थोड़ा सा बहुत काफ़ी ये एक ये है, मतलब इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम, याद रखिए। नेक्स्ट जो 134 जो है, हाँ एक चीज़ हम समझते हैं, सॉरी 133 जो है कि आवर लीडर्स विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज बेस्ड ऑन, यानी कि इंडिया जो हमारे लीडर्स का जो विजन था ना, वो किस सेंस में था, इसके बारे में पूछा है कि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। हाँ हम ए नंबर ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के ही बेस पे तो हमारे इंडिया के जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए हम अपनी विचारधारा, अपने विजन को हम सेट किए थे, हमने फिक्स किया था, हमने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 134 को हम देख रहे हैं कि इन एडिशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ और सोसाइटी एज अ कंसिक्वेंस अल्सो नीड्स, यानी कि दिया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावे हमारे सोसाइटी को कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत थी, क्या आवश्यकता थी, क्या चीज़? पे अटेंशन टू क्लाइमेट। अच्छा क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन होने से क्या मतलब है? हमारे इंडिपेंडेंस का, फ्रीडम का किसी क्लाइमेट चेंज से क्या मतलब है? ऐसा तो है नहीं कुछ। जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अच्छा धन दौलत सबके बीच में बांट देने से ऐसा थोड़ी ना होगा कि ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री साइड की डेवलपमेंट करना, यानी कि देहात में, ऐसी सी भी ना है। हाँ डी नंबर है कि टू गिव इम्पोर्टेंस टू कल्चरल वेराइटी,
ये कह सकते हैं हम। इकोनॉमिकल ग्रोथ के अलावे अगर बात करें हम, तो हमारे सोसाइटी में और हमारे देश को, हमारे सोसाइटी को ये चाहिए कि टू गिव इम्पोर्टेंस टू कल्चरल वेराइटी। हमारे देश में ना बहुत काफ़ी अलग अलग कल्चर वाले लोग हैं और हर कल्चर की हम वैल्यू करें। कोई नहीं जानता है कि किस कल्चर से उठा हुआ बच्चा और कहाँ तक जाकर पहुँच सकता है। हम कल्चर के बेस पे किसी की नॉलेज और किसी की टैलेंट को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम हर कल्चर से हमें टैलेंट को ज़रूर उठाने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट 135 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिया है कि अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक ग्रोथ वी ऑल्सो वांट टू डेवलप अ यूनाइटेड नेशन विथ वन नेम। हाँ, ये कह सकते हैं, ये तो सही ऑप्शन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में हम ये भी चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन, एक मतलब एक लक्ष्य के साथ में हमारा नेशन यूनाइटेड हो, हमारा राष्ट्र यूनाइटेड हो, एकत्र हो, एकता में रहे। बी नंबर दिया है कि अ नोबल एंड लिबरल सोसाइटी डिपेंड्स इंटायरली ऑन द इकोनॉमिक वेल्थ। ऐसा तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा कि जो हमारे लिबरल सोसाइटी हैं, जो नोबल सोसाइटी हैं, ये मतलब पूरे तरीके से सिर्फ इकोनॉमिक वेल्थ पर ही डिपेंडेंट है। ये ऐसा थोड़ी है कि हमारे देश की समृद्धि अगर माने तो सिर्फ इकोनॉमिकल वेल्थ पे ही ये डिपेंडेंट है। ऐसा तो गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब देखिए, ए नंबर आपका सही लग रहा है, बी नंबर आपका गलत लग रहा है। अब इसमें देखिए तो इसमें कौन सा सही हो सकता है। हाँ देखिए, सी नंबर ऑप्शन है कि ए इज़ राइट एंड बी इज़ रॉन्ग। ए ऑप्शन आपका गलत है, जबकि जो मतलब बी सही है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो टिक वाला दिया है वो सी सही है, क्योंकि ए राइट बोला है, बी रॉन्ग बोला है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, जो 136 से 150 तक जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो सारे पेडागोजिकल है, मतलब इंग्लिश में भी, इंग्लिश में जो पेडागोजी सेशन होते हैं उससे संबंधित है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। देखिए 136 क्वेश्चंस, इसमें लॉजिक समझने की ज़रूरत है आपको। बिना डिस्कशन किए, बिना चर्चा किए उस पर अच्छे से आपको समझ में नहीं आ सकता है। देखिए, सिर्फ टिक लगाकर हम आगे बढ़ जाएं, उससे आपको नॉलेज नहीं होगा, आपको सीक्वेंस, आपको लॉजिक पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑप्शन क्यों हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। 136 बोला है कि व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच। हाँ, बोला है फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रमोट। मतलब ये जो फ्री राइटिंग अप्रोच जो है ना, ये राइटिंग को किस तरीके से प्रमोट करता है, मतलब किस तरफ से आगे बढ़ाता है। फ्री राइटिंग अप्रोच जो है ये किस तरीके से आगे बढ़ाता है किसी चीज़ को। अब देखिए, ए नंबर ऑप्शन आपको दिया है इसमें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट एंड फ्लुएंसी। एक चीज़ तो हम कहते हैं कि अगर लैंग्वेज में ना, अगर हमारा कंटेंट अगर बहुत अच्छा होता है, फ्लुएंसी यानी कि जो हम लिखते हैं उसका सलीका अगर अच्छा होता है, तो हम उसे हम एक बहुत काफ़ी इम्प्रेसिव मानते हैं, हम ये कह सकते हैं। बी बोला है सिंटैक्स एंड लैंग्वेज यूज। अच्छा, सिंटैक्स, अब देखिए बच्चे जिस समय लैंग्वेज को सीखते हैं ना, उस समय सिंटैक्स, सिंटैटिकली बहुत काफ़ी सेंटेंसेस को नहीं देखा जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत लिखते हैं, लेकिन हाँ वो मीनिंगफुल होता है। हम सिंटैक्स के बेस पे गलत नहीं कर सकते हैं कि लैंग्वेज का क्लास है, क्योंकि बाल्यावस्था में है ये। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म एंड एक्यूरेसी। अच्छा, सिर्फ एक्यूरेसी की बात करें तो लैंग्वेज तो कोई सीखेगा ही नहीं, मतलब बिना गलती किए हुए जब बच्चा जब सोशल इंटरेक्टिव होता है ना, तो लोगों से बात करते हुए बहुत काफ़ी बार गलत करता है। और अब सिर्फ ऐसा होगा कि सिर्फ तुम जब एकदम एक्यूरेसी के साथ जब सीख जाओगे तब बोलना, तब बच्चा कभी नहीं बोल पाएगा, गलती उसे करना चाहिए। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, हाँ ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी बात नहीं कर सकते। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, क्योंकि फ्री राइटिंग अप्रोच का मतलब ये होता है कि हमारे कंटेंट की फ्लुएंसी एक समझने योग्य होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 137 है कि पेडागोजिकल ग्रामर मीन्स दैट। पेडागोजिकल ग्रामर क्या होते हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्रीय ग्रामर जो होती है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, बिगिन फ्रॉम फॉर्म एंड मूव टू एन यूज। देखिए कि फॉर्म से यूज होना, यानी कि रूप से यूज होना, और यूज के पास में जाकर बढ़ना। हालांकि इसको तो हम
उतना नहीं कह सकते हैं। टीचिंग थ्रू इमर्सन, इमर्सन से यूज़ करना ये तो गलत हो जाएगा। ऑल ग्रामर टीचिंग शुड बी रूल फोकस्ड। अब रूल फोकस्ड अगर ग्रामर हो जाएंगे तो शुरू से ही बच्चे सीखने में थोड़ा सा परेशानी होगी। टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट, हाँ ये कह सकते हैं कि जो ग्रामर हम पढ़ाते हैं ना किसी कंटेक्स्ट में होने चाहिए। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा कि पेडागॉजिकल जो ग्रामर होते हैं किसी बच्चे को जब हम सिखाते हैं ना तो टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट, किसी कंटेक्स्ट में ग्रामर को टीच करने का एक सलीका होना चाहिए। जैसे एक चीज़ एग्जांपल समझिएगा कि ग्रामर सिखाते वक्त ना हमें ग्रामर से रिलेटेड कुछ गेमिंग प्रोजेक्ट मतलब गेमिंग सेशन को भी चलाना चाहिए। यानी कि ग्रामर को समझाने के क्रम में हमें कुछ गेम्स से रिलेटेड यानी कि ग्रामर गेम्स को भी हमें मतलब ये करना चाहिए। और ग्रामर गेम्स अगर होंगे तभी अगर अच्छे से वो बच्चा समझ भी पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हम देख सकते हैं 138 और 138 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड एज एन एलिमेंट ऑफ फॉर द असेसमेंट इन अ पोएम। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें डायरेक्टली आपको पूछा है जो सवाल ना, ये बहुत काफ़ी ध्यान से इसका जवाब देने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत काफ़ी निगेटिव पॉइंट के बारे में पूछा है। देखिए वैसे क्वेश्चन जिसमें नॉट लगा हो, एक्सेप्ट लगा हो, इसको थोड़ा सा बहुत काफ़ी ध्यान देकर इसे हम मतलब सॉल्व करें तो बेहतर होता है। क्योंकि वैसे क्वेश्चन में ना 3 ऑप्शन सही दिखेगा और 1 ऑप्शन गलत दिखेगा और मतलब जल्दबाजी में ना किसी को भी टिक लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं, ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन को समझते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समर्थन नहीं देता है, सहमति नहीं देता है एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन अ पोएम, यानी कि किसी पोएम में किसी कविता का आंकलन करने में कौन सा सपोर्ट नहीं करता है। ग्रामर, हालांकि ग्रामर का यूजेस तो हम सीखते हैं, वोकैबुलरी वोकैब्स भी सीखते हैं, पोएटिक डिवाइस पोएम में होता ही है। हाँ एक चीज़ हम कह सकते हैं कि पोएम को सीखने में हमें थीम ऑफ पोएम यानी कि पोएम के थीम पर आंकलन करना ये सही नहीं है। असेसमेंट करने का तरीका जो है ना सपोर्ट नहीं करता है थीम ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम का कोई थीम होता है वो सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 139 है, समझिएगा। अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स टू वॉच मूवी 2 days एगो, यानी कि टीचर बोलती हैं अपने बच्चों से यानी कि सीखने वाले बच्चों से कि एक मूवी देखो 2 दिन पहले उसे मूवी देखने के लिए बोलती हैं। नाउ सी आस्क देम टू हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट दे डू इफ़ दे वेयर हीरो हीरोइन ऑफ द मूवी। मतलब एक शिक्षक अपने बच्चों से ये बोलती है कि 2 दिन पहले मूवी देखो और इसके बाद में वो बच्चों से बोलती हैं इस डिस्कशन में पड़ जाओ कि अगर तुम हीरो या और हीरोइन होते तो क्या करते। व्हाट इज़ द असेसमेंट टास्क नोन एज, ये जो असेसमेंट है जो आंकलन है इस आंकलन को हम क्या कहते हैं, ये थोड़ा समझिएगा। इस आंकलन के स्पीकिंग टास्क, हालांकि सिर्फ स्पीकिंग थोड़ी ना है, हम उसके बारे में बहुत काफ़ी एक्सप्रेशन को हम मतलब कुछ एक्सप्रेसिव मैनर में हम एक्सपर्टीज को लाते हैं। क्योंकि जब हमने मूवी देखा उसके बारे में हम कुछ सोचेंगे, उसके बारे में कुछ ड्राफ्टिंग करेंगे माइंड में, कुछ एडिटिंग करेंगे और तब जाके हम एक्सप्रेस करेंगे ना। थिंकिंग टास्क सिर्फ सोचने से थोड़ी होगा, हमें एक्सप्रेस भी करना है। क्रिटिकल पेडागॉजी के अभी सेंस नहीं है, इसमें सेंस आपका सी नंबर ऑप्शन सबसे बढ़िया है। एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क मतलब हमने किसी मूवी को देखा, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में मन में ड्राफ्टिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे और हम एक्सप्रेसिव होंगे मतलब एक्सप्रेस करेंगे और उसके सेंस में सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया, यानी कि एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है 140 में देखिएगा 140 कि व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन, यानी कि पढ़ने में फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है। फ्लुएंसी हम किसे कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन दिया है कि एबिलिटी टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को व्याख्या कर देना, ये फ्लुएंसी का मतलब कभी नहीं होता है। मतलब किसी भी टेक्स्ट को व्याख्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना, मतलब ऐसा फ्लुएंसी नहीं कहता है। एबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स, बिना किसी ग्रामेटिकल एरर्स का पढ़ देना, ये भी फ्लुएंसी का कोई हाँ ठीक कह सकते हैं। एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विथ एक्सप्रेशन, आसानी से टेक्स्ट को पढ़ देना एक्सप्रेशन के साथ, हाँ ये तो फ्लुएंसी मतलब ये भी हल्का फुल्का ठीक है। एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक एट ऑल, हाँ
एक चीज़ और हम कहें, फ्लुएंसी हमारे पास में जब आता है ना, तो हमारा मतलब कब आता है, जब फ्लुएंसी उस समय आता है जब हम बहुत काफ़ी एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। और एक्सप्रेसिव हम तब होते हैं जब हमसे कोई मिस्टेक नहीं होता है, लैंग्वेज की बहुत काफ़ी नॉलेज हो जाती है, लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं। इसके बाद में जो हम एक्सप्रेस करते हैं हमें बिल्कुल ही कोई मिस्टेक नहीं होता है। और उसके सेंस में ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना वो सही है। डी नंबर ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, 140 में डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक एट ऑल, यानी कि फ्लुएंसी हमारे पास में तब आता है जब हम नॉलेज भाषा के बारे में अच्छा रखते हैं और हम एक्सप्रेस करने लायक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 141। हाँ, देखते हैं 141 क्वेश्चन जो कि दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ समझते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में लैंग्वेज के बारे में कौन से ऑप्शन आपके सही है। ए नंबर दिया है कि इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हाँ ये तो है नहीं। अब अंग्रेजी इंडिया में एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये तो करेक्ट नहीं है। मतलब इंग्लिश एक ऑफिस का लैंग्वेज है, ये तो नहीं है। हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी नेशनल लैंग्वेज है इंडिया का, ये भी सही नहीं है। अब हमारे नेशनल लैंग्वेज अगर हिंदी को बोलेंगे ये भी सही नहीं है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, हाँ ये कह सकते हैं कि हिंदी जो है ना हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑफिस में ना, ऑफिसेस में लैंग्वेज हिंदी को ही यूज़ किया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज के सेंस में। डी नंबर वाला है कि इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, अब हाँ ये बोल सकते हैं। अब हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश वहीं पर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि अब सारे काम इंग्लिश में नहीं होते हैं, बहुत काफ़ी डॉक्यूमेंट्री वर्क जो इंग्लिश में होते हैं, इसीलिए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इसको हम कहते हैं। यानी कि सी और डी ऑप्शन आपका सही है। इसमें आपके देखते हैं ऑप्शन सी और डी इसमें बोला है, हाँ डी नंबर ऑप्शन में ये कहा है कि सी एंड डी आर ट्रू एंड करेक्ट आपका डी नंबर ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 42 मतलब 142। डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर्स टू, डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है ना ग्रामर्स का, ये किसे हम कहते हैं। अब डिक्लेयर, अच्छा डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर के सेंस में, डिक्लेयर कहने का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, हम किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे दो है नोइंग द आइडियाज़ ऑफ कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि आइडिया मतलब सीखने का जो लर्निंग का कंसेप्ट सीखना डिक्लेरेटिव नॉलेज नहीं होता है। नोइंग टू यूज़, हाँ डिक्शनरी को यूज़ करना ये भी डिक्लेरेटिव नॉलेज नहीं है। नोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल, हाँ ग्रामर के रूल्स रेगुलेशंस को जानना कि ग्रामर को कब कहाँ यूज होता है कंस्ट्रक्टिव मैनर में, उसे हम डिक्लेरेटिव नॉलेज जरूर कहेंगे। सी नंबर आपका सही लग रहा है, फिर भी हम डी पढ़ते हैं। नोइंग हाउ टू डू ग्रामेटिकल आइटम, ग्रामेटिकल आइटम को हम कैसे पूरा करें। अच्छा इससे बेहतर हमारे पास में ऑप्शन जो है सी है, और इसीलिए हम सी के साथ हम जाने वाले हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 142 का आंसर आपका सी होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 43 हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटिशन इज कंपोनेंट ऑफ विच मेथड। जो हैबिट फॉर्मेशन जो है थ्रू रिपीटिशन, यानी कि बार बार रिपीट करने के बाद में जो हैबिट हम बनाते हैं ना, जो रिपीटिशन के बाद में बार बार वो काम करके जब हम आदत बनाते हैं, उस आदत को हम क्या कहते हैं, कौन सा मेथड कहते हैं, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। अब इसमें टास्क थोड़ी ना दिया गया है, हम तो बार बार रिपीट कर रहे हैं ना। अगर दिया कंस्ट्रक्टिविटिज्म, अच्छा कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि हम बच्चे ना जन्म से ही एक ऐसी मतलब अपने नॉलेज को लेकर आते हैं, उनके पास इनेट एबिलिटी होता है ना कि वो विचारों मतलब अपने मन में कुछ विचार कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये विचार बनाना कंस्ट्रक्ट करना ये दूसरा चीज़ है। कम्युनिकेटिव, अच्छा कम्युनिकेटिव अप्रोच भी तो नहीं है, हमें रिपीटिशन करना है बार बार। हाँ ऑडियो लिंग्विलिज्म,
ऑडियो लिंग्विलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी मैटर को हम बार बार रिपीट करके जब हम सुनेंगे ना ऑडियो से, अब जब सुनते हैं यानी कि किसी दूसरे की बातों को सुनते हैं, स्टेटमेंट को सुनते हैं, स्पीच को सुनते हैं, बार बार रिपीट करने से थ्रू रिपीटेशन हमारे मन में एक हैबिट बन जाता है और उस हैबिट ही हमें एक्सप्रेशन में मदद करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 144 बोला है कि टीचर ऑफ क्लास 7th आस्क हर लर्नर्स टू ब्रिंग एट लीस्ट 2 or 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड सी आस्क देम टू एक्सचेंज द ऑब्जेक्ट्स अमंग देमसेल्व्स। अच्छा, 7th क्लास के कक्षा से एक शिक्षक बोलती हैं, समझिएगा थोड़ा। एक शिक्षक हैं जो कि 7th क्लास के बच्चों से ये कहती हैं कि 1-2 सामान अपने घर से लेकर आओ और आपस में तुम उसे एक्सचेंज कर लो, यानी कि अदला बदली कर लो। She now ask them to describe the objects in their hands in at least 10 sentences। यानी कि और वो आगे कहती हैं कि जो सामान तुम घर से लेकर आए, एक दूसरे से अदला बदली कर लिए, अब उसके बारे में तुम 10 सेंटेंस उसके बारे में कम से कम बोलो। What are the objects known as in the language teaching learning materials। अब लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल्स में, लर्निंग मटेरियल्स में इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि सामान वे लाए, अदला बदली कर लिया, उस पर कुछ बातें बोल रहे हैं। टीचर्स मटेरियल की तो बात नहीं होती है। इनपुट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग भी नहीं है, होम ऑब्जेक्ट्स भी नहीं है। देखिए, जहाँ पर हमारे एक्सप्रेसिव मैनर ये डिफाइंड होते हैं ना, लिमिटेड होते हैं, उसे हम रियलिया कहते हैं। रियलिया एक लिमिटेड सेंस में बताता है। इसके बारे में देखिएगा, पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है जो डिटेल में। 145 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज अ प्रोसेस इन द टॉप डाउन अप्रोच ऑफ टू टीचिंग लर्निंग लिसनिंग। यानी कि एक चीज़ बोला है कि टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आना। यानी कि बोला है कि टॉप डाउन अप्रोच कहने का मतलब कि सबसे पहले बड़ा चीज़ हम सीखते हैं, इसके बाद में छोटे टुकड़े में, उसके बाद में छोटे टुकड़े में, उसके बाद में बहुत काफ़ी छोटे टुकड़े में। टॉप डाउन अप्रोच। एक होता है बॉटम अप अप्रोच, यानी कि छोटे से ऊपर जाना, और टॉप डाउन मतलब बड़े से ऊपर आना। अब इसमें होता क्या है, टॉप डाउन अप्रोच हम किसे कह सकते हैं, लैंग्वेज के क्लास में हम किसे कहेंगे। अब देखिए, जब हम क्लास में हम इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं ना बच्चों के सामने, तो बच्चों के सामने सबसे पहले हम एक स्टोरी सुनाते हैं, कोई कहानी सुना देते हैं। कोई कहानी सुनाते हैं, बच्चे बहुत काफ़ी अमेज्ड हो जाते हैं, खुश होते हैं, उनको समझ में आ जाता है। अब उस कहानी को ना सेंटेंस में तोड़ते हैं। सेंटेंस ये है, और कौन कौन सा सेंटेंस है, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटिव। अब इस सेंटेंस को भी हम छोटे छोटे वर्ड में तोड़ते हैं और बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ऐसा कुछ है। सबसे पहले टॉप यानी कि स्टोरी हमने सुना है, उसको हमने तोड़ा डाउन की ओर, हमने सेंटेंस में तोड़ा, उसके नीचे हमने वर्ड में तोड़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और उस वर्ड को हम अल्फ़ाबेटिकली तोड़ सकते हैं। अब इसी को टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं हम। अब इसमें बोला है कि इस लिसनिंग में, मतलब इस प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजिंग प्रोमिनेंट डिटेल्स, रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक, और आगे दिया डिस्क्रिप्शन बिटवीन इंटोनेशन एंड कंपाउंड्स, और डिस्क्रिप्शन बिटवीन फोनिम्स। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही, ये तो गलत चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन की बात इसमें नहीं हो रही है। हाँ, इसमें ए नंबर ऑप्शन जो है बेटर लग रहा है, क्योंकि रिकॉग्नाइजिंग प्रोमिनेंट डिटेल्स, किसी प्रोमिनेंट डिटेल्स को हम देते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि जो बच्चों वाले, जो मतलब छोटे बच्चों के क्लास होते हैं ना, तो सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच को ही हमें अपनाना चाहिए, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, वो इंटरेस्ट पूर्वक लैंग्वेज में इंटरेस्ट लें और लैंग्वेज को कुछ सीख पाएँ, उसके कंस्ट्रक्टिव मैनर को। देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं 146 यानी कि 146 नंबर जो क्वेश्चन है, राइट साइड में सबसे टॉप में क्वेश्चन आपको दिया है कि अ टीचर अरेंजेस हर लर्नर्स, यानी कि टीचर जो होती हैं अपने सीखने वाले बच्चों को अरेंज करती हैं इनटू पेयर्स बनाती हैं, जोड़े बनाती हैं, एंड गिव देम अ टेक्स्ट ऑफ 2 पैराग्राफ्स। यानी कि टीचर जो है ना 2 पेयर बनाती हैं, मतलब बच्चों का पेयर बनाती हैं, और उन्हें टेक्स्ट ऑफ 2 पैराग्राफ्स का टेक्स्ट देती है। वन लर्नर इन द पेयर रीड्स आउट द टेक्स्ट टू द अदर एंड द पार्टनर टेक्स द डिक्टेशन। यानी कि एक जो बच्चा है वो दूसरे को पढ़कर सुनाता है टेक्स्ट, और दूसरा जो है डिक्टेशन लेता है।
देन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, और यही प्रोसेस फिर उल्टा अपनाया जाता है, यानी कि एक बार ये पूछता है और एक बार वो पूछता है। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस नोन एज, ये प्रोसेस किस तरीके से जाना जाता है, यानी कि एक दूसरे से आदान प्रदान हम एक्सचेंज कर सकते हैं आइडियाज़ का। अब रनिंग डिक्टेशन, अच्छा रनिंग डिक्टेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि सिर्फ एक तरफ से थोड़ी ना हो रहा है कि रनिंग हम कहेंगे, ये तो गलत होगा। कंपोजिशन, अच्छा कंपोजिशन के भी सेंस में नहीं है ये। पार्शियल डिक्टेशन भी नहीं है, एक तरफ से नहीं है। जिगसॉ डिक्टेशन, इसमें सही ऑप्शन आपका सी होगा, क्योंकि जिगसॉ डिक्टेशन उसे ही हम कहते हैं कि इधर से एक बच्चा कुछ सवाल करता है, उसका जवाब देता है, और उधर से सवाल आता है, इधर से जवाब देता है। जिगसॉ डिक्टेशन यानी कि आपस में एक्सचेंज करते हुए सीखने को हम जिगसॉ डिक्टेशन कहते हैं। 147 नंबर, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूड्स, यानी कि लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि बोलने के क्रम में बोलने वाले जो स्किल है उसके लैंग्वेज को सीखने का इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है। ऑप्शन दिया है कि सोशल एंड कल्चरल रूल्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, यानी कि सोशल एंड कल्चरल रूल्स मतलब लैंग्वेज को यूज करके, या स्क्रिप्ट वर्ड्स एंड सेंटेंस, ऐसा नहीं है। प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकेबुलरी, हाँ। अब लैंग्वेज की मैकेनिकल थीम की बात हो रही है ना, तो मैकेनिकल थीम हम तब कहेंगे जब हमारे सेंटेंस में, हमारे लैंग्वेज में, हमारे सेंटेंसेस में प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकेबुलरी का एक सही यूज हुआ हो, और इसीलिए हम ऑप्शन सी के साथ हम जाने वाले हैं। अब देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट। ध्यान से समझिएगा, ये पेडागोजिकल सेंस में है कि जतिन राघव कोई है जो बहुत काफ़ी तेज़ी में पढ़ रहा है। लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन मशीन रीड मैनुअल। अब देखिए जतिन राघव जो है ना, ये बहुत काफ़ी तेज़ी में पढ़ाई कर रहा है, किसी चीज़ को पढ़ रहा है, मशीनरी टूल्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में। लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई तो तेज़ी में कर रहा है लेकिन किसी खास इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहा है, मतलब बहुत काफ़ी बारीकी से ढूंढ रहा है किसी मशीनरी मैनुअल के बारे में, मतलब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसको बारीकी से ढूंढने का प्रयास कर रहा है। व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल नोन एज। अब ये कौन सा रीडिंग स्किल सब स्किल है? बटम अप रीडिंग, अच्छा नीचे से ऊपर, ऐसा थोड़ी है कि वर्ड से सेंटेंस एंड क्लॉज एंड स्टोरी में जाएगा। क्रिटिकल, अच्छा क्रिटिकल रीडिंग भी नहीं है। स्किमिंग तो हम उसे कहते हैं कि पढ़ गए और उसका मेन थीम को हम समझ गए। हाँ स्कैनिंग हम कहेंगे। स्कैनिंग मतलब कितने भी तेज़ी से पढ़ें, जिस पॉइंट को हम ढूंढ रहे हैं ना उसको बारीकी से समझना, उसमें हम स्कैनिंग कहेंगे। यानी कि 148 का आंसर होना चाहिए डी नंबर। अब यहाँ पर दो वर्ड है। स्कैनिंग मतलब होता है बारीकी से पढ़ना, बारीकी से किसी पॉइंट को समझना। स्किमिंग होता है आधे अधूरे, यानी कि मेन थीम हम समझ जाना सिर्फ। नेक्स्ट 149 है कि हियर आर सम सेट्स ऑफ वर्ड्स इन सम पैटर्न, यानी कुछ वर्ड के इसमें पैटर्न दिए गए हैं। बीट बेट, डिड डेट। व्हाट आर दिस नोन एज टीचिंग लर्निंग ऑफ अच्छा प्रोनाउंसिएशन में इसे हम क्या कहते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बीट बेट, डिड डेट, हिड हेड, लिड लेड, मिस मैस, पिन पैन, लॉक लग, इसे हम क्या कहेंगे? अच्छा वॉवेल तो ये है नहीं, सिर्फ वॉवेल थोड़ी ना है, ये तो गलत हो जाएगा। स्ट्रेस एंड इंटोनेट, अच्छा स्ट्रेस थोड़ी ना ये कर रहा है, बहुत काफ़ी फ्लुक में बोला जा रहा है। कंपेरेबल, अच्छा ये तुलनात्मक भी नहीं है, मतलब हम तुलना भी नहीं कर रहे हैं। हम इसमें कह सकते हैं कि कंट्रास्टिव पेयर्स हैं ये। बीट बेट एक ऐसे पेयर्स हैं जो कि कंट्रास्टिव मैनर में है, यानी कि एक दूसरे से जो उल्टा हैं, अपोजिट के सेंस में, सेंस को वो कन्वर्ट कर रहे हैं। 150 है कि वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइजेस व्हेन वन हियर्स और सीज देम आर। 150 यानी कि 150 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ऐसा कोई वर्ड जो कि रिकॉग्नाइज कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है व्हेन वन हियर्स और सीज देम आर, यानी कि किसी भी वर्ड को जब देखने के बाद में उसे हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसे पहचान जाते हैं, उसे हम सीख लेते हैं देखने और सुनने के बाद में, उस मैनर को हम क्या कहते हैं? ए नंबर दिए एक्सप्रेसिव वोकेबुलरी। एक्सप्रेसिव तो है नहीं, इम्प्लिसिटिव भी नहीं है, प्रोडक्टिव भी नहीं है। हाँ डी नंबर ऑप्शन हम कह सकते हैं रिसेप्टिव वोकेबुलरी, यानी कि कुछ ऐसे वोकेबुलरी जो वर्ड होते हैं ना उसको जल्दी हम सीख जाते हैं सुनने और देखने के, मतलब तुरंत हम देखेंगे और सीख जाते हैं। रिसेप्टिव वोकेबुलरी है।
चलिए थैंक यू। हालांकि इंग्लिश वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ है और उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया। तो वीडियो को लाइक करके और हाँ शेयर कीजिएगा। और हर बार इस तरह के प्रैक्टिस सेशन को पाने के लिए हाँ हमारे चैनल लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।